गुड मॉर्निंग बच्चों। हैप्पी दिवाली। और अच्छे से आप सेलिब्रेट करेंगे, पटाखे वगैरह फोड़ेंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं। पटाखे वगैरह फोड़ेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पैसे भी बचाओ। और अब ऐसे आगे तक देखो, ज्ञान तो मत देना कि नहीं आज ही बताओगे, वैसे नहीं बोलोगे, ठीक है ना। बहुत सारे नुकसान रहते हैं, एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान रहता है। और बाकी केवल इस पृथ्वी पे हम ही नहीं रहते, ठीक है ना, बाकी दूसरे क्रीचर भी रहते हैं। मैं तो इनफैक्ट कल देख रहा था, कल एक बंदे ने हमारी गली में वो कुछ नाल करके होती है ना, वो जिसमें वो गंधक पोटास डाल के वो छुटाते हैं, भाई उसने छुटाई। और उधर तार पे वो बैठे थे कबूतर, वो बता कि इतनी बुरी तरीके से भागे ना भाई वो, मतलब ऐसा अखबारों में रिपोर्ट्स वगैरह भी छपती है कि दिवाली के बाद इतने इतनी बर्ड्स वगैरह, है ना, एक टाइप से हार्ट अटैक टाइप से, भाई इंसान भी डर जाता है। वो इतने तेज छुट्टे इंसान एकदम से डर लग जाता है उसे भी। वो तो खैर उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि वो तो बर्ड्स है, इनोसेंट बर्ड है ना? खैर चलो, अब ज्यादा नहीं बताने का, सारे बच्चे समझदार हैं। सुनो जी, और वो जो नीचे छुटाने वाली वो जो चक्री होती है ना, वो जो गोल 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 घूमती है, वो तो बहुत, मतलब वो समझो कि वो जो छोटे छोटे जो चींटी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कितने कितने मर जाते हैं, उससे तो पता ही नहीं पड़ता ऐसा। खैर चलो बच्चों, कम टू द पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करके रखा था, और टॉपिक का नाम था मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, बाबा की नीड थियरी। क्या बोलते हैं? बाबा की नीड थियरी। कौन से बाबा की? मास्लो बाबा की, अब्राहम मास्लो, ठीक है ना। और बाबा जी ने बताया कि 5 नीड एग्जिस्ट करती है, 5 नीड का एक सीक्वेंस है, एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस है, वो हर एक इंसान के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जिसमें से 4 नीड हम क्या कर चुके थे बच्चों, कवर कर चुके थे। एक को हमने शहीद कर दिया था कल की क्लास में, आज उसे क्या करेंगे, वापस से जीवित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कर ही देंगे, मतलब क्या है कि करना ही है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी, संजीवनी बूटी लेके आए। खैर बच्चों, अगर आप वो सीक्वेंस बताना चाहे तो क्या बताओगे क्या? हाँ भैया, हम क्यों नहीं बताना चाहेंगे, हम तो आए ही बताने के लिए। फर्स्ट वन इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, एंड द सेकंड वन इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, एंड द थर्ड वन इज सोशल और बिलोंगिंग नीड्स, चौथा एस्टीम नीड, और पांचवा है बच्चों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसको हम आज कवर करके चलेंगे, ठीक है। बात करते हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड की। ये सबसे बेसिक होती है, एक इंसान की जिंदगी को चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो जरूरी होती है। ये फाउंडेशन आप इसे कह सकते हो कि पूरी थियोरी की क्या है, फाउंडेशनल नीड्स है, ठीक है ना। और वो क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, और आपकी एजुकेशन वगैरह, ठीक है ना। फिर जब एक इंसान की ये नीड फुलफिल हो जाती है, देन वो नेक्स्ट वाली नीड पे क्या करता है, मूव करता है। और उसे चाहिए अब जिंदगी में सेफ्टी और सिक्योरिटी। सेफ्टी इन द सेंस उसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए हो सकती है, उसे सेफ्टी चाहिए होगी, फिजिकल सेफ्टी या इमोशनल सेफ्टी उसे चाहिए होगी, ठीक है। मेडिसिन वगैरह अब देखो, वो यहीं पे कवर कर लो आप, ठीक है ना। वैसे ऐसा मतलब बेसिक नीड ऐसा नहीं है, मैं उसे बेसिक नीड में इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज वो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं लोगे ना मेडिसिन, नॉर्मल रूटीन में। लेकिन हाँ, अगर आप हेल्थ बोलोगे तो हेल्थ में कवर कर लूंगा, यहाँ पे मेडिसिन तो नहीं कवर करूंगा, लेकिन हेल्थ अगर आप बोलोगे कि हमें हेल्थ क्या करनी है, तो हमारी बेसिक नेसेसिटी है आज की हेल्थ अपनी मेंटेन करना, ठीक है ना। तो वो इधर ही आ जाएगी, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। दूसरा हो गया सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ। तीसरा भी, एक इंसान चाहता है कि उसकी बेसिक नीड तो पूरी हो गई, सिक्योरिटी सेफ्टी भी मिल गई उसे, अब वो चाहता है कि फ्रेंडशिप वगैरह हो, है ना, मेरे ग्रुप्स हो सोसाइटी में, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ, ठीक है ना, सोसाइटी का पार्ट हूँ मैं भी, मतलब ऐसा है कि मैं भी बिलोंग करता हूँ, किसी को तो बिलोंग करता हूँ मैं, है ना। तो ये चीज चाहिए इंसान को, तो वो सोशल और बिलोंगिंग नीड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट, ग्रुप तो हो लेकिन उनके अंदर इज्जत भी हो, एक सेल्फ वर्थ भी हो, सेल्फ रेस्पेक्ट भी हो, है ना, लोग हमें सुने। इंसान ऐसा चाहता है कि लोग हमें सुने, ठीक है ना, हमारी माने, हमारे हमारे को वो, मतलब ऐसा
पूछे कि हाँ भाई कि इसमें तुम्हारा ही इस पे क्या टेक है, तुम्हारा इसमें क्या व्यू है, तो हमारे को सुना जाए, हमारे को पूछा जाए, वैसा। तो वो आ जाता है किसमें, एस्टीम नीड में। किसमें आ जाता है, एस्टीम नीड में। और फाइनली एक इंसान अपनी जिंदगी में जो बनना चाहता है, उसका जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है जीवन का, है ना, जब वो फुलफिल कर पाता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी क्या कर चुका है, फुलफिल कर चुका है। इस टाइम पे आकर के एक इंसान को ना पैसा मैटर करता, ठीक है ना, और ना ही उसे ऐसा कि मेरे को सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। अब उसे अपनी जिंदगी में जो करना था ना, जो उखाड़ना था, उसने उखाड़ लिया अभी, ठीक है ना, जो उसका अल्टीमेट पर्पस था वो पूरा कर चुका है। अब तो उसे क्या चाहिए, अपनी जिंदगी में चैलेंज चाहिए। क्या चाहिए, ताकि वो कुछ नया क्रिएट कर सके। क्या कर सके, नया क्रिएट कर सके, ठीक है ना। वो चीजों के होने का इंतजार नहीं करता कि चीजें होंगी तो हम करेंगे। इनफैक्ट वो चीजों को पॉसिबल बनाता है। क्या करता है, चीजों को पॉसिबल बनाता है। जैसे टाटा साहब का मेरे को एक स्टेटमेंट याद आ रहा है कि मैं सही डिसीजन नहीं लेता हूं, मैं डिसीजन लेता हूं और फिर उन्हें सही प्रूव करता हूं। दैट्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इस इंसान, इस लेवल पे आके इंसान को पैसा मैटर करता ही नहीं है। वो बनना चाहता है या वो बन जाता है जो वो बनना चाहता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे कुछ इनोवेशन हो, है ना, कुछ चैलेंजेस हो, कुछ सोसाइटी की पब्लिक एट लार्ज प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, जो वाकई में आप चाहते थे, ठीक है ना, तो ये वो वाले नीड है। इसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं बच जाता, है ना। इंसान परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है कि उसे दुनिया से अब कोई मोह माया नहीं है। अब तो वो जो उसका ट्रू पर्पस था ना, अब वो सारी चीजें कर चुका, अपनी फैमिली को संभाल चुका है, अपने आप को संभाल चुका है, पैसा भी कमा चुका है, जो उखाड़ना था वो भी उखाड़ चुका है। अब तो इंसान को जो ट्रू पर्पस था उसकी लाइफ का, जो वो हमेशा से करना चाहता था, अब वो करेगा। आपने देखे होंगे लाइफ में, शायद कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि यार अब सब कुछ कर चुके, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अब तो ना सोसाइटी को सर्व करना है ना, जो हमारा हमेशा से हम चाहते थे, जो हमेशा से हम चाहते थे। सबका अलग अलग हो सकता है कि अब सोसाइटी को सर्व करना है, या किसी ने कुछ इनोवेशन करना है, या हमें क्या करनी है, किन्हीं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, या भारत में लोग पॉवर्टी से बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, त्रस्त है ना, तो हमें उस पर काम करना है। या हो सकता है कि भारत में बहुत क्या है, अनएजुकेटेड लोग बहुत है, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही, तो हम उसके लिए काम करेंगे। तो वो अंदर से रहता है, तो अब उस वाली स्टेज में इंसान आ जाता है, अब उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मतलब तुम देख रहे होंगे बच्चों, शुरू की जो 4 नीड थी, वहां पे कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा था। क्या आ रहा था, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने लिए बात हो रही थी कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। लेकिन इस स्टेज पे आके इंसान को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब तो जो वो करना चाहता था ना, है ना, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, कंट्री के लिए, अब वो कर रहा है, ठीक है ना, लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है, क्योंकि अपने लिए तो उसे सब कुछ मिल चुका है, अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब उसे चाहिए जिंदगी में चैलेंज, है ना, कि किसी ने ये बोल दिया कि भाई ये चीज नहीं हो सकती, तो कह रहे ये ही करके दिखानी है। वो स्पिरिट यहाँ पे इस लेवल पे आके होती है। इसी को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देख लेते हैं। दीज आर द नीड्स ऑफ बिकमिंग व्हाट वन रियली वांट्स टू बिकम। ये वो वाली नीड होती है कि जहां पे एक इंसान वो बन जाता है जो वो बनना चाहता है, वो करता है जो वो करना चाहता है। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द नीड इन द हायरार्की। बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है कि सबसे परम जो सिद्धि वाला स्थान है ना, उसको इंग्लिश में करके पूछेगा कि हाईएस्ट पीक जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी का है, वो कौन सी नीड है, वो बता दो आप। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की। दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ। यहाँ पे क्या चाहिए इंसान को, ग्रोथ चाहिए, सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए, कि अब मैं जो चाहता था ना कि मेरे को शांति किस चीज में मिल रही है, मेरे को खुशी किस चीज में मिल रही है, ठीक है ना, और वो केवल अपने लिए नहीं है, वो केवल अपने लिए नहीं है, वो ये है कि दूसरों को सर्व करके कैसे होगा वो, ठीक है ना। एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। मोटिवेटर्स लाइक चैलेंजिंग जॉब्स। यहाँ पे कौन से मोटिवेटर काम करते हैं, पैसा वैसा काम नहीं करेगा इधर, इधर करेगा काम कि अब मेरे को क्या चाहिए, चैलेंजिंग टास्क दो। क्या दो, चैलेंजिंग टास्क दो, जिसमें लगता है कि हाँ भाई कुछ उखाड़ा है, कुछ किया है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन एक्सेट्रा हेल्प टू सेटिस्फाई द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे अभी मतलब आज के टाइम पे ऐसे बोलो कि सुंदर पिचाई को कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट दो जो ऐसा लगता है कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है ना,
तो ये चीज, क्योंकि वो इंसान इस स्टेज पे है तो उसके लिए यही काम करेगी, पैसा वैसा मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, पीपल फिर आगे बोल रहा है, पीपल विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ऐसे लोग, ऐसे इंसान जिनकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड काफी स्ट्रॉन्ग होती है, डू नॉट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, वो चीजों के होने का इंतजार नहीं करते, इनफैक्ट दे मेक थिंग्स हैपन, वो चीजों को पॉसिबल करते हैं, पॉसिबल बनाते हैं। से यस और नो। इसी के साथ साथ बच्चों हमारी ये जो सेट है, एक सीक्वेंस है जो हर एक इंसान के अंदर एग्जिस्ट करता है नीड का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बैक टू बैक चिपक के बता दो। फर्स्ट वन इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, एंड द सेकंड वन इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, एंड द थर्ड वन इज सोशल और बिलोंगिंग नीड्स, फोर्थ वन इज एस्टीम नीड्स, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इस थियोरी की कुछ असम्पशन है, ये थियोरी जब भी काम करेगी जब ऐसा होगा, ऐसा जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ना, ये असम्पशन के नीचे ऐसा हुआ तो वो काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। देखते हो, दिस थियोरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशंस। पहला, द बिहेवियर ऑफ पीपल इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, लोगों का जो बिहेवियर है ना वो किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उनकी नीड्स के ऊपर। एक इंसान अपने स्टार्टिंग में कह रहा कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं, जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। अब उसे उसकी बेसिक नीड पूरी हो या ना हो, उसको उसको सिक्योरिटी सेफ्टी मिले या ना मिले, उसको उसके ग्रुप्स हो या ना हो, उसकी इज्जत हो या ना हो, सेल्फ एक्चुअल कुछ मैटर ही नहीं करता, उसकी अनसेटिस्फाइड नीड होनी चाहिए और वो उससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। नीड्स के ऊपर ही क्या रहती है, डिपेंड रहती है थियरी। नीड ही नहीं है, जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं, जब उसे कुछ चाहिए नहीं, उसके बाद फिर कुछ मिले या ना मिले फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो कह रहे कि जो बिहेवियर होता है ना लोगों का, वो किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, उनकी नीड के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, तो ही वो थियरी काम करेगी। सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, और अगर वो सेटिस्फाई हो, वो जो उसकी नीड है वो सेटिस्फाई हो, उससे उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए। कहने का मतलब है उसे, उसकी जो नीड है उसके फुलफिल होने से उसे फर्क पड़ता हो, उसकी जो नीड है उसे फुलफिल होने से उसको क्या पड़ता हो, फर्क पड़ता हो। किसी इंसान को कोई चीज की जरूरत है ही नहीं, या है भी वो चाहता नहीं है, जरूरत है लेकिन वो चाहता नहीं है, तुम उसे बोलो हम तेरे को ये देंगे, तो तुम बताओ उसके बाद, जब ना तो उसे चाहिए, एक सिचुएशन तो ना उसे चाहिए नहीं थी, या उसकी जरूरत थी, या उसकी क्या थी, जरूरत थी, उसे फिर भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तुम उसे वो चीज अवेलेबल करा दो, मुझे ये बताओ उसके बिहेवियर में कोई चेंज आएगा क्या, क्योंकि वो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। तो तुम उसे इन्फ्लुएंस कैसे करोगे, उसे मोटिवेट कैसे करोगे, उसे लालच कैसे दोगे, दे ही नहीं सकते तुम उस इंसान को लालच, क्योंकि उसे वो चीज चाहिए ही नहीं थी, ठीक है ना, और ना ही उसका बिहेवियर क्या हो रहा, इन्फ्लुएंस हो रहा। तो ये वो बोल रहा है कि लोगों का जो बिहेवियर है ना वो उनकी नीड के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, और अगर उनकी वो नीड सेटिस्फाई होती है तो उनके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जिस इंसान का बिहेवियर इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए ये थ्योरी काम नहीं करेगी। फिर तुम मुझे सेफ्टी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, तुम उसके पोस्टर छपवा दो, ठीक है ना, होर्डिंग्स लगवा दो, उसे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। नेक्स्ट है द नीड ऑफ पीपल आर इन हिरार्किकल ऑर्डर। बहुत बेसिक बात है, पहले से हम इसको करते हुए आ रहे हैं। ये जो नीड्स चलेगी वो हिरार्किकल ऑर्डर में चलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू अदर हायर लेवल नीड। कहां से चालू होगी, बेसिक नीड से चालू होगी, और वन बाय स्टेप ऊपर जाएगी। ऐसे नहीं कि बेसिक के बाद सीधा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाओगे, बीच में डिस्काउंट कर दोगे। अगर किसी इंसान का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है ना, तो वो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को छेड़ना भी मत, ऐसे मत करना तुम बोल दो एस्टीम नीड को तीसरे नंबर पे लिया और ग्रुप्स को, वो जो हमारी बिलोंगिंग नीड्स है उसको चौथे पे लिया, कैसे पॉसिबल हो जाएगा। पे इज्जत कहां पे करवाओगे, पहले ग्रुप होंगे, किसी को बिलोंग करोगे तो ही तो इज्जत की बात आएगी, सेल्फ वर्थ की, सेल्फ एस्टीम की बात जब भी तो आएगी, और तुम पहले ही सेल्फ एस्टीम लिया होगे तो फिर ग्रुप बाद में आएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, पहले ग्रुप आएंगे। और अगर वैसे भी पहले भी बात करोगे आप, तो सबसे पहले बेसिक चाहिए इंसान को, फिर सिक्योरिटी चाहिए, फिर चाहे का ग्रुप्स हो, फिर उनमें इज्जत हो। अब जिंदगी में जो हम करना चाहते हैं अब वो करेंगे फाइनली। तो ये एक हिरार्की होती है, एक चेन होती है। नेक्स्ट है पीपल आर मोटिवेटेड बाय अनफुलफिल्ड नीड। इसको रिपीट किया है, थोड़ा सा क्लियर करके बता रहा है, जो फर्स्ट पॉइंट में बोला था उसको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा है वही वाली बात। पीपल आर मोटिवेटेड बाय अनफुलफिल्ड नीड्स। लोग किससे मोटिवेट होने चाहिए,
अनफुलफिल नीड से, जो फुलफिल होने के बाद भी मोटिवेट नहीं हुआ। बोलो ना, उसके लिए काम करेगी थियरी? नहीं करेगी। तो ये बोल रहा है अनफुलफिल नीड से क्या होना चाहिए? मोटिवेट होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है एक इंसान, जैसे मैंने ऊपर भी बोला अभी आपको, एक इंसान की नीड क्या थी? अनफुलफिल थी। क्या थी? और अगर फुलफिल भी हो जाए तो भी पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, तो भी नहीं काम करेंगे। ये यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। ऊपर दोनों सिचुएशन कवर करिए, यहाँ पे केवल एक की बात कर रहा है। एंड आगे एक और बात कर रहा है साथ में, एंड वंस अ पर्टिकुलर नीड इज सेटिस्फाइड, एक बार उसकी एक नीड क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। इट डजंट मोटिवेट अ पर्सन अगेन एंड अगेन, वो उसे बार बार भी मोटिवेट नहीं करेगी, पक जाएगा। अब आगे बताओ भाई, आगे और क्या मिलेगा मेरे को? हम उसे बोलते चल ये काम कर, तेरे को 10,000 रुपए मिलेंगे। हर बार यही बोलते ये काम कर 10,000 मिलेंगे। अरे यार ये तो मिलते हैं ना मेरे को, अब ये बताओ नेक्स्ट और क्या मिलेगा मेरे को? समझ में आ रही है ना बात? एक ही नीड अगर वो बार बार उसे अवेल कराओगे जो उसकी फुलफिल हो चुकी है, तो वो उसे नो लॉन्गर मोटिवेट, मतलब और ज्यादा मोटिवेट करेंगे नहीं उसको। अब कुछ तो अपर लेवल का चाहिए कुछ तो। ठीक है ना? आगे, अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल, a person moves to the next higher level only when the lower needs are satisfied। एक इंसान अगले पे तभी जाएगा जब उसकी पहले वाली क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड। खुद ही मार के नहीं जा सकते कि इसको तो स्किप कर दिया और सीधा तीसरे पे आ गए, दूसरे पे आ गए, है ना? तो ऐसा नहीं होगा। पहले पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये इसकी क्या रहेगी? अजम्पशन रहेगी। कोई डाउट हो तो बताओ। चलो कितने पॉइंट लिखे हैं? 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला, जो लोगों का बिहेवियर है वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? नीड्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। नीड ही नहीं है तो फिर ये थ्योरी लगेगी नहीं। कीप इट सिंपल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा क्या है? ये हायरार्की में होना चाहिए। एक चेन है, वो सीक्वेंस है, वो एज इट इज रहना चाहिए। तीसरा क्या है? वो अनफुलफिल्ड नीड से क्या होना चाहिए? मोटिवेट भी होना चाहिए। हाँ बोलो, अनफुलफिल्ड नीड से मोटिवेट भी होना चाहिए। अब फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा और आपको क्लियरेंस दे दूं तो ये है कि फर्स्ट में तो ये है कि उसका बिहेवियर किसके ऊपर बेस्ड हो? नीड के ऊपर, है ना? चलो ठीक है, नीड है, लेकिन नीड अगर फुलफिल भी होगी, तीसरे वाला पॉइंट बोल रहा है, नीड अगर फुलफिल भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी नहीं लगेगी। तो कह रहे अनफुलफिल्ड नीड से क्या होना चाहिए? मोटिवेट होना चाहिए, उसके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। बिहेवियर में चेंज नहीं आया तो फिर भी नहीं लगेगी। 3 पॉइंट हो गए। और चौथा क्या है? अगले पे तभी आएगा जब पहले वाली क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। बिना देखे बोलो एक बारी 4। पहला, उसका जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? नीड्स के ऊपर बेस्ड होता है, तो ही पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा, हायरार्की में होना चाहिए। तीसरा, अनफुलफिल्ड नीड से वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और चौथा, नेक्स्ट वन पे तभी मूव करेगा जब बेसिक वन क्या होएगी या अर्लियर वन फुलफिल होगी। सेकंड और फोर्थ नहीं, क्यों है सेम? दोनों अलग अलग है। वो कह रहा है एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और उसमें बोला कि अगले पे जब ही जाएगा जब पहले वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब सीक्वेंस के अगले पड़ाव पे तभी जाएगा जब पिछले वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। हालांकि जैसे मतलब दूसरे वाला पॉइंट तो बोला कि सीक्वेंस में, किसमें? चौथे वाला पॉइंट ना हो तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि पहले से सीधा तीसरे पे भी जा सकते हैं, चौथे पे भी जा सकते हैं, ऐसा मान लेंगे। ठीक है ना? लेकिन क्योंकि उसने क्लैरिफाई कर दिया कि अगले वाले पे जब भी जाएंगे जब पिछले वाली क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दोनों में क्या है? मतलब ऐसा बोल सकते हो कि फोर्थ वन इज द एक्सटेंशन ऑफ सेकंड वन, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है ना? बात समझ में आई क्या? आगे चले क्या? अच्छा, अभी हमने क्या देखा बच्चों? मोटिवेशन टॉपिक। पहले ये बताओ कि डायरेक्टिंग के कितने बच्चे होते हैं? 4 होते हैं। लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन। वन मोर टाइम, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन। लीडरशिप हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या अभी क्या चालू किया? मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर हमने मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर देखा। हाँ बोलो ना। उसके बाद हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया। इसके पहले भी कोई टॉपिक था क्या? अब वो उसके बस फीचर थे। ये बीसी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग है। एक और टॉपिक था मोटिवेशन की प्रोसेस। प्रोसेस तो भूल गए होंगे आप। बोलो ना, एक्शन करके दिखाओगे क्या? अभी आप करके दिखाओगे क्या? हाँ बोलो। हाँ क्या है हमारी? अनसेटिस्फाइड नीड। वो क्या क्रिएट करेगी? टेंशन। टेंशन से क्या होगा? फिर ड्राइव होगी। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे ऐसे ड्राइव।
देन फिर क्या होगा, सर्च बिहेवियर, है ना, और सर्च बिहेवियर के बाद सीधा बैक टू बैक, हाँ बोलो ना, सेटिस्फाइड नीड, और सेटिस्फाइड नीड हो गई तो फिर रिडक्शन ऑफ टेंशन, या ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। वापस से एक बार आ जाओ, मोटिवेशन के फ्लो रहना चाहिए, टॉपिक हमारे माइंड में रहना चाहिए, क्या क्या टॉपिक चल रहे हैं, हमने मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर पढ़ा, ठीक है, तीनों में फर्क समझ में आता है। मोटिव इनर स्टेट होती है, मोटिवेशन प्रोसेस होती है, मोटिवेटर टूल्स होते हैं, आज उन्हीं की बात करनी है। मोटिवेशन प्रोसेस अभी आपने बोला, सबसे पहले क्या, बोलो ना, सबसे पहले क्या, अनसेटिस्फाइड नीड, देन टेंशन, देन ड्राइव, फिर सर्च बिहेवियर, फिर सेटिस्फाइड नीड, और देन रिडक्शन ऑफ टेंशन। अच्छा, मोटिवेशन के फीचर्स, बीसी, बोलो ना, बीसी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग है। बी फॉर बिहेवियर, मोटिवेशन जनरेट्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सी फॉर कॉम्प्लेक्स, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अच्छा, बीसी पॉजिटिव और नेगेटिव, मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग, इंटरनल फीलिंग, बीसी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, बाबा की नीड थ्योरी, बोलो, अरे बाबा की, बोलो किसकी थ्योरी है, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। 5 नीड एग्जिस्ट करती है सीक्वेंस में, जल्दी से बोलो, कॉमन फास्ट, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, सोशल और बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसकी 4 अजम्पशन है। पहली, बोलो, बिहेवियर के ऊपर, मतलब जो बिहेवियर है लोगों का वो नीड के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। दूसरा, हायरार्की में होनी चाहिए। तीसरा, अनसेटिस्फाइड नीड से वो, उसका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो। और चौथा, हाँ, नेक्स्ट वन पे तभी मूव करेगा जब बेसिक वन क्या होगी, फुलफिल होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, फाइनली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बेसिकली केस स्टडी आती है यहाँ पे, और क्योंकि इनके बच्चे हैं, फाइनेंशियल के भी बच्चे हैं और नॉन फाइनेंशियल के भी बच्चे हैं, तो आपको केस स्टडी देके पूछ लेगा स्पेसिफिकली बताओ। बच्चे इसका आंसर करके आते कि बस इतना करके आते कि फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, जबकि वो तो बताना ही होता है, साथ में टू बी स्पेसिफिक बताना होता है कि इसमें किसकी बात की गई है, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास में शायद पूरे ना कर पाए हम, फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल अगर हो जाए। बात करते हैं बच्चों फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, बहुत सिंपल, बहुत आसान। पहले तो इंसेंटिव क्या होते हैं, इंटेंसिव नहीं बोल रहा हूं मैं, इंसेंटिव। इंसेंटिव वो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, क्या, वो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी इंसान को क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। कैन वी से दैट मोटिवेटर्स और इंसेंटिव्स आर द सेम एंड वन थिंग, से यस और नो, मोटिवेटर्स एंड इंसेंटिव्स आर द सेम, वन एंड सेम थिंग। वो मोटिवेटर क्या होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिनसे हम किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं। इंसेंटिव भी वही होते हैं, हाँ बोलो ना। मैं ये भी क्या मैं ये बोलूं, इसको, इस टॉपिक को मैं ये भी बोल सकता हूँ, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ना बोल के फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स भी बोल सकता हूँ, चलेगा, बिल्कुल सही है। देख लो, इंसेंटिव रेफर्स टू द टेक्निक्स और टूल्स, ये वो टेक्निक्स या ये वो टूल्स होते हैं विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल, जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए यूज किए जाते हैं टू कंट्रीब्यूट मोर एफिशिएंटली, ताकि वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। इंसेंटिव्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड द सेकंड वन इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और बच्चों सुनो, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, फाइनेंशियल मोटिवेटर, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, फाइनेंशियल को बोल सकते हैं मॉनेटरी, क्या बोल सकते हैं, मॉनेटरी। फाइनेंशियल वो होते हैं जिनको मनी की टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है, नॉन फाइनेंशियल वो होते हैं जिनको मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मॉनेटरी इंसेंटिव या मॉनेटरी मोटिवेटर भी बोल सकता हूँ, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव या नॉन मॉनेटरी मोटिवेटर भी बोल सकता हूँ। कॉम्बिनेशन कुछ भी बनाना, बेसिक आइडिया क्या है, सेम है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या सर के ऊपर से जा रही है चीजें, ठीक है ना, बहुत सिंपल बोल रहा हूँ। बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव की, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। जिस भी चीज को आप, जिस भी इंसेंटिव को आप मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव या फाइनेंशियल मोटिवेटर या मॉनेटरी मोटिवेटर या मॉनेटरी इंसेंटिव आप उसको बोल के चल सकते हो, ठीक है ना। देख लेते हैं, फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स रेफर टू इंसेंटिव्स, ये वो इंसेंटिव्स होते हैं या वो रिवॉर्ड होते हैं, क्या होते हैं, अवार्ड तो नहीं बोल रहा,
अवॉइड तो नहीं बोल रहा, अवॉइड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, बिकॉज हम बात किसकी कर रहे हैं, फाइनेंशियल की, है ना। और रिवॉर्ड किसकी टर्म्स में कैलकुलेट होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में। तो यहाँ पे अवॉइड नहीं आएगा, अवॉइड किस में आएगा, नॉन फाइनेंशियल में आएगा। तो ये कह रहे हैं ये वो इंसेंटिव्स होते हैं या वो रिवॉर्ड होता है विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मनी की टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस मनी हैज द परचेजिंग पावर, क्योंकि मनी में क्या होती है, सीधा मनी को नहीं खाएंगे, लेकिन मनी के अंदर वो ताकत होती है जो हमें वो चीज खरीद के दे सकती है जो हमारी नीड वगैरह को क्या करेगी, सेटिस्फाई, हमारे नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करेगी। तो मनी, मनी से हमें क्या मिलती है, परचेजिंग पावर मिलती है। क्या मिलती है? तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो हर एक इंसान के लिए ये काफी किसका काम करता है, मतलब ऐसे उसको हमारे तरीके से एक्ट करने में या उसको एक्ट कराने में क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, काम करेगा। इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव, काफी जरूरी इंसेंटिव हो जाता है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में पैसों की जरूरत है ही है, पैसों से, क्योंकि वो चीज वो खरीद सकता है जो उसकी लाइफ को क्या कर दे, आसान कर दे। ठीक है, आगे, these incentives may be provided on individual और group basis। ये जो incentives है वो इंडिविजुअल भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, दूसरा ग्रुप बेसिस पे भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बच्चों आप कोई तो स्पोर्ट्स खेलने के लिए गए, कोई तो डांस परफॉर्मेंस के लिए गए, ठीक है ना। मे बी ऐसा हो सकता है जहां से आप जीत के आए हो, आपको इंडिविजुअली भी कोई क्या मिले, इंसेंटिव मिले। लेट सपोज आपको पूरी टीम मतलब जितनी भी टीम है, टीम के हर एक मेंबर को 10-10, 11-11 हजार रुपए का चेक दिया उन्होंने। बात समझ में आ रही? साथ में एक ग्रुप चेक भी दिया पूरा। ये कई बार ऐसा होता है केवल इंडिविजुअली दिया या ग्रुप ने दिया, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है जब आप स्कूल की तरफ से जाते हो, है ना, तो ग्रुप में क्या मिलता है, पूरा चेक मिलता है। अब मुझे नहीं पता वो तुम्हारे में डिस्ट्रीब्यूट, टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं होता है, छोड़ो वो हमें नहीं पता, हमें तो क्या रखना। ठीक है, खैर। तो ये जो इंसेंटिव्स होते हैं बच्चों, वो पूरी टीम को भी, या ग्रुप भी दिए जा सकते हैं और इंडिविजुअली भी दिए जा सकते हैं। हालांकि इंडिविजुअली अगर दो तो कुछ सही रहता है, वो इसमें शांति रहती है, भले ही कम दे दो लेकिन शांति रहती है कि हाँ मेरे को मिला है। ठीक है ना। और अच्छा, फिर इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि इंडिविजुअली भी दे दो और ओवरऑल ग्रुप में भी दे दो। वैसे ओवरऑल ग्रुप में फिर क्या होता है ना, ओवरऑल ग्रुप को उसमें कैसा रहता है कि उसमें क्या सुटेबल कॉम्बिनेशन रहता है, ओवरऑल ग्रुप में ये रहता है कि इंडिविजुअली तो दे दो आप फाइनेंशियल, और ओवरऑल दे दो आप क्या, नॉन फाइनेंशियल, वो सर्टिफिकेट और वो ट्रॉफी, है ना, वैसा। खैर, सम ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर, कुछ कॉमन फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पे लिखे हुए हैं, और एमटी को छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे, मैं हटा भी देता हूँ क्योंकि उसका मजा खराब हो जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगी वो काफी इंटरेस्टिंग है, बाद में समझ में आएगी पढ़ने के बाद। ठीक है, सबसे फर्स्ट है बच्चों, सबसे बेसिक, पे एंड अलाउंसेस। क्या है? पे एंड अलाउंसेस। बच्चों, एम्प्लॉय को जो ओवरऑल कॉम्पनसेशन मिलता है, ओवरऑल क्या मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है, वो पेरोल शीट पे होता है। किस पे होता है? पेरोल शीट पे। अब पेरोल शीट के काफी सारे कंपोनेंट होते हैं, मतलब पेरोल शीट के अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो अलग अलग कंपोनेंट मिल करके पूरा कॉम्पनसेशन बनाते हैं। जैसे एक होती है बच्चों बेसिक सैलरी, क्या होती है, जिसको वो बोल रहा है पे। क्या बोल रहा है? तुम्हारे से काम कराना है, तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो तुम्हारी बेसिक सैलरी बढ़ा दी जाए। क्या बढ़ा दी जाए? बेसिक सैलरी। ठीक है ना। और बाकी ओवरऑल कॉम्पनसेशन कब बनता है, तो उसमें बहुत सारे और भी कंपोनेंट होते हैं और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस होता है। अब नमन भैया ये क्या होता है डियरनेस अलाउंस, पता है क्या आपको? पहले कभी चर्चा नहीं की हमने इसके बारे में? शायद मेरे को याद आ रहा है, शायद की है, पक्का नहीं याद आ रहा है कि है कि नहीं की है, फिर भी बता देता हूँ। डियरनेस अलाउंस होता है, अभी ध्यान से सुनो, देखो काफी इंटरेस्टिंग है, कंपनी देखो कैसे खेलती है। तुमने बोला अरे साहब बहुत महंगाई हो गई, क्या हो गई? बहुत महंगाई हो गई। अब जमता नहीं है, अब जमता नहीं है, जितनी सैलरी आप देते हो ना उसमें जमता नहीं है, महंगाई बहुत हो गई, हमारी सैलरी बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? सैलरी बढ़ाओ। अच्छा, तो मैनेजर्स क्या बोलते हैं? मैनेजर्स बोलते हैं ठीक है महंगाई हो गई ना, महंगाई कितने परसेंट से हुई, तो हमने सीपीआई निकाल ली। क्या निकाल ली? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आप 11th क्लास में स्टैट्स में पढ़ के आए होंगे। यस और नो, बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं ना, फिशर का मेथड पढ़ते हैं, पाशे का मेथड पढ़ते हैं, लेस पियर्स का मेथड पढ़ते हैं ना। तो एक आइडियल इंडेक्स भी होती है, फिशर आइडियल इंडेक्स वगैरह, तो वो करके हमने क्या निकाल ली, इन्फ्लेशन निकाल ली। क्या निकाल ली? इन्फ्लेशन। लेट सपोज इन्फ्लेशन 20% आई है। कितनी आई है? 20%। एक बंदे को जो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है? 1 लाख रुपए है महीने की। कितनी है?
1 लाख रुपए। देखो कंपनी बोलती है ठीक है, तेरे को पैसा, तेरे को इससे तो मैटर नहीं करता ना कि हम तेरी बेसिक सैलरी बढ़ाए या हम तेरे को कोई दूसरा अलाउंस दे, जैसे डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्यों दिया जाता है? महंगाई के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए कौन सा अलाउंस दिया जाता है? डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। कौन सा अलाउंस दिया जाता है? डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अभी सुनो बच्चे, अगर यहाँ पे क्या हुआ ना, कंपनी ने अगर उस बंदे के पैसे बढ़ा दिए, मतलब सैलरी बढ़ा दी, बेसिक सैलरी बढ़ा दी, आज तो महंगाई है, आज तो महंगाई है, तो उसकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए से 1,20,000 कर दी। मुझे बताओ महंगाई क्या परमानेंट है क्या? इन्फ्लेशन परमानेंट है क्या? इन्फ्लेशन तो टेम्परेरी हो सकती है। अच्छा आज तो इन्फ्लेशन है, कल इन्फ्लेशन नहीं होगी, कल इन्फ्लेशन नहीं होगी, कल में भी हमने हमारी इकोनॉमी नॉर्मल उस पे आ गई, नॉर्मल प्राइसेस पे आ गई। ठीक है ना? तो मुझे बताओ कल चल के जब तुम उस बंदे को ये बोलोगे कि बेटा अच्छा अभी तो महंगाई का इम्पैक्ट खत्म हो गया, तो अभी तो तेरी सैलरी कितनी थी? 1,20,000 थी, अभी कितनी वापस से कितनी हो जाएगी? 1 लाख हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ये चीज उसको एक्सेप्टेबल होगी? कोई इंसान जो 1,20,000 रुपए महीना पे काम कर चुका है, अब आप उसकी सैलरी घटाओगे या बढ़ाओगे? उसे घटती हुई सैलरी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो कंपनी खेल जाती है यहाँ पे। कंपनी बोलते बेटा तेरा बेसिक पे नहीं बढ़ाएंगे, बेसिक सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, तेरे को अलग से क्या दे देंगे हम? डियरनेस अलाउंस ले जा हमारे से। क्या ले जा? और डियरनेस अलाउंस होता ही किस लिए है? महंगाई के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए। अच्छा इस महीने में मान लिया महंगाई 20% है, या एक क्वार्टर तक महंगाई, अगले 3 महीने तक महंगाई 20% रही, तो तेरे को 20,000 रुपए डियरनेस अलाउंस के मिलते रहेंगे। मतलब डियरनेस अलाउंस इज लिंक्ड टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगले अगर इस करंट क्वार्टर को छोड़ करके नेक्स्ट क्वार्टर में अगर ये महंगाई 15% रहेगी ना, तो बेटे 20,000 नहीं मिलेगा डियरनेस अलाउंस। समझ में आ रही है ना? कितना मिलेगा आपको? 15,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 15,000। अगर किसी क्वार्टर में ये महंगाई या किसी मंथ में ये महंगाई 25% हो गई, तो आपको 25,000 मिलेगा। और अगर ये नॉर्मल आ गया, मतलब नॉर्मल प्राइसेस नॉर्मल हो गए, तो ये डियरनेस अलाउंस का जो अमाउंट बैठेगी आपकी वो नील बैठेगी। कितनी बैठेगी? अब बताओ तुम्हें तसल्ली होगी कि नहीं? तुम अपने आप को ऐसे एम्प्लॉय ट्रीट करो कि तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हें तसल्ली रहेगी कि नहीं रहेगी कि हाँ भाई अगर कम हो रहे थे तो कम मिल रहा था, और ज्यादा महंगाई हो रही थी तो ज्यादा मिल रहा था। लेकिन अगर इसको अलाउंस को खत्म करके हमने एक कंबाइन कर दिया इसे बेसिक पे में, तो वो कम ज्यादा बेसिक पे तुम्हें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। समझ में आ रही ना बात? अच्छा ज्यादा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, लेकिन कम में तुम चिड़चिड़ करोगे फिर। कम बोले ऐसे कोई ना होता है। तो इसलिए कंपनी यहाँ पे क्या करती है, बेसिक पे तो आपका कांस्टेंट रखती है। क्या रखती है? उसे तो फिक्स रखती है कि भाई देखो इतने में है, लेकिन बाकी अलाउंस देती है दूसरे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, है ना? मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब करने के लिए कोई यूनिफॉर्म चाहिए तो यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकता है। कंपनी ने आपको कैब फैसिलिटी नहीं दी। क्या नहीं दी? अभी वो बाद में बात करेंगे, पर्क्स की बात करेंगे, अभी आगे एक पॉइंट आएगा। ठीक है ना? कंपनी वो तुम कह रहे हो यार जमता नहीं है, उधर से आता हूँ मैं बैंगलोर में, कितना ट्रैफिक रहता है, ये वो इतना खर्ची करके आता हूँ मैं पैसा, ठीक है, तो मेरे को वो भी चाहिए। कंपनी बोल रही है ले बेटा, ले जा, जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना? 10,000 रुपए ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है ना? बेसिक सैलरी उसकी 1 लाख थी, लेकिन ओवरऑल कॉम्पनसेशन उसका 2.5 लाख रुपए। कितना है? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। तो ये पेरोल शीट है, उसकी पूरी कॉम्पनसेशन है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे डियरनेस अलाउंस हो सकता है, यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकता है, उसके बच्चों की एजुकेशन फीस अलाउंस हो सकता है। क्या हो सकता है ना? हेल्थ अलाउंस हो सकता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अलाउंस। और मजे की बात ये है बच्चों, कट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अलाउंस में हमेशा पैसा मिलता है। क्या मिलता है? अगर कोई कंपनी ये बोले ना कि पैसा नहीं देंगे तेरे बच्चों की एजुकेशन का, तू कहीं पे भी पढ़ा, या तेरे को रेंट अलाउंस नहीं दे रहे हम, एचआरए होता है, एक चीज होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में क्या होता है, तू रहे कहीं पे भी, हमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हम तेरे को इतना पैसा देंगे रेंट का। चाहे तू 20,000 वाले रेंट में रहे, मतलब घर में रहे, रेंट पे करके 50,000 वाले में रहे, हमें मैटर नहीं करता, हमें तो 20,000 देने हैं, तो हम तो 20,000 दे देंगे तेरे को। एक्चुअल में अलाउंस में जाता है पैसा। क्या जाता है? पैसा। लेकिन एक होते हैं परक्विजिट्स। क्या होते हैं? परक्विजिट्स। और बेसिकली उन्हें शॉर्ट में बोलते हैं, बहुत कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत प्यार से बोलते हैं पर्क्स। क्या बोलते हैं? कभी आपके बड़े भाई बहन होंगे, कोई कजिन वगैरह होंगे, कोई जो कॉर्पोरेट में जॉब करते होंगे, तो उनको ऐसा बोलते हुए आपने सुना होगा कि भाई मेरी बेसिक सैलरी तो इतनी है, लेकिन पर्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं मेरे को। पर्क्स मतलब फैसिलिटीज। क्या होती है? अब कंपनी इसमें क्या नहीं करती, पैसा नहीं देती, फैसिलिटी देती है। क्या देती है? फैसिलिटी। और बच्चों ये नॉन फाइनेंशियल नहीं है, ये फाइनेंशियल ही है। तुमने बोला साहब
अभी यार शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की एजुकेशन है, बैंगलोर में जॉब कर रहा हूँ, स्कूल्स इतने महंगे हैं, डोनेशन ये वो वगैरह, मैं क्या करूं यार। कंपनी बोल रही है बेटा टेंशन मत ले, अलग से तो कुछ नहीं देंगे। देख, टॉप क्लास स्कूल है हमारा, ठीक है ना, और पैसा नहीं लेंगे। अपने बच्चे को, 2 बच्चे को, ऐसे नहीं कि तू लाइन लगा देगा उधर, ठीक है ना, 2 बच्चे को किधर, उधर हमारे स्कूल में पढ़ा, पैसा नहीं लेंगे। तो मुझे बताओ, क्या ये अलाउंस दिया क्या? ये फैसिलिटी दी, क्या दी? फैसिलिटी दी। इसको बोलते हैं पर्क्स। क्या बोलते हैं? वो कह रहा है जी उधर से आना होता है ना, ऑफिस में और मेरे रेजिडेंस में ना बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत पैसा खर्च करके आता हूँ मैं, तो मेरे को पैसा दे दो। पैसा नहीं देंगे, कैब भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? कैब भेज रहे, कैब में आ, और कैब में ही तेरे को छोड़ छोड़ मतलब हम छुड़वाएंगे, छोड़ के आएंगे। तो ये क्या है बताओ? अलाउंस मिल रहा है। ये क्या मिल रही है? पर्क्स मिल रही है। क्या मिल रही है? पर्क्स, फैसिलिटी मिल रही है। अच्छा, ऐसे नहीं, ये कंपनी पता क्या होता है, कंपनी से अपने ओवरऑल कॉम्पनसेशन में क्या करके चलेगी? इंक्लूड करके चलेगी। तुम ऐसे मत बोलना ही नॉन फाइनेंशियल है। बेटा कार आ रही है और जा रही है, कैब लेने के लिए आ रही है और जा रही है, बच्चे उधर स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉन फाइनेंशियल इसलिए नहीं बोलेंगे आप, काश वो उसका उसको फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल में मेजर कर सकते हैं, काश इसका बच्चा ना पढ़ता, किसी और के बच्चे भी तो हमारे स्कूल में पढ़ ही रहे हैं, तो उनसे हम कितनी फीस लेते हैं, उनसे हम कितनी फीस लेते हैं, उसको उसके पेरोल शीट में लिख देंगे हम कि तेरी बेसिक सैलरी इतनी, डियरनेस अलाउंस इतना, ठीक है ना, तेरे को जो एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है तेरे बच्चे के लिए वो उसका पैसा इतना। अच्छा, एक बात बताओ, जितने ज्यादा पर्क होंगे, जितने ज्यादा पर्क होंगे किसमें? पेरोल शीट में। हाँ बोलो ना, सोच समझ के बताना, मैं बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जितने ज्यादा पर्क्स होंगे पेरोल शीट में, इन हैंड सैलरी उतनी ज्यादा आएगी, कम आएगी। रेज योर हैंड, रुको रुको रुको, रेज योर हैंड। इन हैंड सैलरी, सीटीसी में, सीटीसी पहले भी डिस्कस किया हमने, सीटीसी बोले तो कॉस्ट टू कंपनी, और एक होता है इन हैंड सैलरी, दोनों में फर्क होता है। मेरा सवाल ये है कि जितने ज्यादा पेरोल शीट में क्या होंगे? पर्क्स होंगे, इन हैंड सैलरी उतनी कम आएगी, ज्यादा आएगी? रेज योर हैंड। सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, तो चालू कर देते हैं। सबसे पूछना, चलो पारस से शुरू करते हैं। उतनी सैलरी कम होगी, सोच समझ के बताना। हाँ जी, कम सैलरी, कम, कम, ज्यादा, कम, 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 और जिनका आंसर कम है उन्हीं का आंसर बिल्कुल सही है। बेटा जितनी ज्यादा फैसिलिटी होगी, है ना, पेरोल शीट में तो जो टोटल लग के आ रहा होगा वो तो बहुत इन्फ्लेटेड आ रहा होगा, लेकिन वो सारा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, अधिकतर क्या है, मैंने क्वेश्चन में बोला कि पर्क्स है, तो उनका पैसा नहीं मिलेगा ना, उनका आनंद तो आप उठा चुके। इन अभी क्या है ना, तेरे बच्चों की एजुकेशन करानी थी, हमारे स्कूल में कराए, वो कह रहा है जी मेरे को ना 30,000 रुपए रेंट देना होता, पैसा दे दो ना। कंपनी कह रही है ए पैसा नहीं देंगे, हमारे ही फ्लैट है, हमारे ही फ्लैट में उधर शिफ्ट हो जा, पैसा नहीं लेंगे। तो ये भी तो पर्क हुआ ना। दो चीज होती है बच्चों, एक होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस, HRA, इसमें पैसा जाता है। एक होता है RFA। क्या होता है? RFA बोले तो रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या होता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। अभी सुनो ना, इन दोनों में से एक तो क्या है, एक तो पार्क है इसमें और एक अलाउंस है, बताओ कौन? HRA तो क्या है? अलाउंस है, नाम से डिफाइंड है, हाउस रेंट अलाउंस, पैसा गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है? RFA। RFA बोले तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, नाम से डिफाइंड है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट नहीं ले रहे, फ्री में है अकोमोडेशन, मतलब तेरा रहने का इंतजाम किया हमने, वो भी रेंट फ्री। तो ये पैसा है या पर्क है? अलाउंस नहीं है, ये क्या है? पर्क है, फैसिलिटी है। समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने इसके साथ साथ बच्चों आपको एक तो ये पढ़ा दिया पे एंड अलाउंसेस, और साथ में अगर आप अभी नीचे देखोगे तो ये देखो 5th नंबर हेडिंग देखो, परक्विजिट्स, ये भी पढ़ा दिया मैंने। खैर जब नंबर आएगा वो तो तभी बताऊंगा, फिलहाल कम टू द पॉइंट, पे एंड अलाउंसेस। मुझे आप बताओ, पे एंड अलाउंसेस आपको समझ में आया क्या? पे एंड अलाउंसेस में फैसिलिटी मिलेगी कि पैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा, ठीक है ना। और सबसे शुरू में इसलिए क्योंकि पैसा ही एक बेसिक इंसेंटिव होता है जो इंसान को अपनी जिंदगी में चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर सामने वाले से काम कराना है तो उसका पे एंड अलाउंसेस बढ़ाओ, बेसिक सैलरी बढ़ाओ या बाकी अदर अलाउंसेस दो उसको। सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। सैलरी सबसे बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव होता है। मॉनेटरी बोले तो जिसको मनी की टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है। सैलरी बेसिकली मनी की टर्म्स में ही होती है फॉर एवरी एम्प्लॉय। इट इंक्लूड्स बेसिक पे। इसमें क्या आता है बच्चों? बेसिक पे आता है, यानी कि बेसिक सैलरी होती है,
डीए होता है, बोले तो डियरनेस अलाउंस। कौन सा अलाउंस होता है? मतलब क्या होता है इसका? महंगाई के इम्पैक्ट को नील करने के लिए या खत्म करने के लिए ये अलाउंस दिया जाता है। हिंदी में बड़ा अजीब सा वर्ड है, महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं, महंगाई भत्ता। ठीक है ना, कभी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो उनकी पेरोल शीट में शायद ऐसा हिंदी में लिख के आता है। ठीक है ना, थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर में जाओगे तो थोड़ा फैंसी शब्द सा मिलेगा ऐसा देखने के लिए, डियरनेस अलाउंस। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों हाउस रेंट अलाउंस, इसको बोलते हैं एचआरए। क्या बोलते हैं? एचआरए। क्या फर्क नहीं है क्या ये? नहीं, ये अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस। पैसा दे रहे कि फैसिलिटी दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। एंड अदर अलाउंसेस और भी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकता है, यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन का अलाउंस हो सकता है। तो इस तरह के मल्टीपल अलाउंसेस हो सकते हैं, है ना। रिफ्रेशमेंट अलाउंस हो सकता है। सुनो ना, ऐसा है ना कि उधर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना कैफेटेरिया नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि जी हमें सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, कुछ तो रिफ्रेशमेंट चाहिए ही है। कम, हाँ, कुछ तो चाय पानी चाहिए हमें। तो कंपनी कह रही है भाई देखो कुछ नहीं है हमारे पास, पैसा ले जाओ हमारे से। क्या ले जाओ? रिफ्रेशमेंट अलाउंस ले जाओ। अब तुम इधर जाके वो जो ब्रेक मिलता है बीच में, कहीं पे भी इधर आसपास कहीं पे भी जाओ, कोई भी कैंटीन में जाओ तो चलेगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर क्या है, कैफेटेरिया उनका खुद का है, तो कह रहे इधर पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे, उधर जाना। ठीक है ना, कॉफी वॉफी जो भी लेके आनी है, जो भी स्नैक्स वगैरह लेने हैं तो उधर से लेना, पैसा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं तुम उधर वहां पे मतलब कुछ भी खाते रहोगे, एक लिमिट रहेगी, है ना, वाउचर रहेगा आपका कि वो डेली का वो जो आप रिडीम कर सकते हो। आगे बच्चों सुनो, इन सम और घर पैक करके नहीं ले जाना। In some organizations, regular increment in pay and allowances are directly linked with the performance of employees. कह रहे कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जो रेगुलरली जो इंक्रीमेंट होते रहते हैं ना पे एंड अलाउंसेस में, वो डायरेक्टली इंसान की, बंदे की या एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से लिंक रहता है। परफॉर्म अच्छा करेगा तो वो रेगुलर इंक्रीमेंट होता रहेगा, परफॉर्म नहीं करेगा तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इसी तरीके का पॉइंट हम किस में देखेंगे? यहाँ पे सेकंड वाला जो है ना, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। ये कुछ नहीं है, ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, दूसरे वाला जो हम सेकंड चैप्टर में एक टेक्निक पढ़ के आए हैं। खैर, तीसरे वाला बुलेट कौन पढ़ेगा? हम्म, पढ़ के बताओ यार, समझाओ थोड़ा मेरे को। हम्म, सॉरी, मेरे को गलती हो गई, चौथा बोलना था, मैंने इसे तीसरा समझा। तीसरा तो समझा ही चुका ना, चौथा। बोलो। बेटर करे, जब ज्यादा कमाने का मौका मिलता है ना इंसान को, तो फिर वो दम भी ज्यादा लगाता है। हाँ बोलो ना। भाई जब मेरे पास सामने अपॉर्चुनिटी है कि भाई करोगे तो पैसा लेके जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं। अब दुनिया लेके जा रही है, मैं ऐसे बैठा रहूं? कुछ नहीं, कुछ तो अपने एफर्ट लगाऊंगा ही ना। अभी मेरे मन में अंदर जो भी था, ठीक है, वो सारी चीजें भूल करके मैं लूंगा भाई, ज्यादा स्कोप है पैसा कमाने का तो ज्यादा काम करना। बाकी जब सब लोग भी कर रहे हैं तो ये चीज है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स। ये जो ये वाला पॉइंट बोल रहा है ना, इसी की हेडिंग बनाई है इन्होंने। कह रहे कि प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, जितना ज्यादा प्रोडक्टिव आप होंगे उतनी आपकी वेज ज्यादा होगी। और ये मोरलेस किसके जैसा, ये बिल्कुल डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। हमने टारगेट सेट कर दिए इतने, या इसके ऊपर जाओगे आप तो अलग रेट से पे मिलेगा आपको, उसके नीचे आओगे तो कम रेट से पे मिलेगा आपको। मतलब वही, एफिशिएंट हो आप तो ज्यादा रेट से पे करेंगे, और इनएफिशिएंट हो तो कम रेट से पे करेंगे। इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। मतलब आपकी जो वेजेस है, आपकी जो सैलरी है, वो किससे लिंक कर दी? प्रोडक्टिविटी से। जितने आप एफिशिएंट होंगे उतना ज्यादा पैसा ले जाओ, जितने कम होंगे उतना कम पैसा आपको मिलेगा। ठीक है। सम कंपनीज हैव अडॉप्टेड वेज प्लान्स। कुछ कंपनी ने क्या करके रखे हैं? वेज प्लान्स क्या करके रखे हैं? अडॉप्ट करके रखे हैं। इन विच वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। जहां पे जो वेजेस दी जाती है किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। सच इंसेंटिव प्लान्स एम टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। इन प्लान का मकसद ही ये होता है कि हम इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को क्या बना पाए?
एफिशिएंट बना पाए, किसका लालच दे करके, पैसों का लालच दे करके, ऑफ एम्प्लॉइज बाय पेइंग हायर वेजेस टू एफिशिएंट वर्कर्स एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर, ज्यादा पे करके किसको, एफिशिएंट को, किसके कंपैरिजन में, इनएफिशिएंट वर्कर के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेफर चैप्टर 2, रेफर चैप्टर 2, ठीक है ना, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बोनस। अभी हम कितनी पढ़ चुके हैं, 2 पढ़ चुके हैं। पहला पे एंड अलाउंसेस, चल क्या रहा है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव चल रहे, क्या चल रहे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव, पे एंड अलाउंसेस। दूसरा प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, एंड द नेक्स्ट वन इज बोनस। ये सैलरी का पार्ट होता है, सैलरी के ओवर एंड अबव होता है, ओवर एंड अबव होता है ना। अब ये चीज मोटिवेट करती है, भाई इतना बोनस मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा इतना मिलेगा, तो क्या करेंगे, हम काम करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है ना, उसका फिर एक्स्ट्रा और मिलेगा, तो ये भी इंसान को क्या करता है, मोटिवेट करता है काम करने के लिए। बोनस इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड, ये इंपॉर्टेंट है जो पहला बुलेट लिखा हुआ है, ये एक ऐसा इंसेंटिव है, ऐसा लालच है जो ऑफर किया जाता है कंपनी के द्वारा ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरी, किससे अलग, वेजेस एंड सैलरी से अलग, टू द एम्प्लॉइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज आर गिवन पूजा बोनस, भैया ये कौन सी बोनस है, सुनो, दरअसल क्या है, ये इंडियन कल्चर है, क्या है, इंडियन कल्चर है। मैं आपको बता दूं बेटा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना, जैसे आपके स्कूल वगैरह में डीएवी में तो होता था, पता नहीं मेरे को मैपर्स में होता है कि नहीं होता है, वो आई थिंक 1 जनवरी को कुछ पूजा वगैरह कराते हैं अपने स्कूल में, डीएवी पब्लिक में एक में कराता है आई थिंक 1 जनवरी को, या किसी और डेट में कराते होंगे, हाँ क्या चीज, 3 जनवरी को, ऐसा 3 जनवरी को कराते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में कि जैसे हमारे यहाँ पे कि पूजा वगैरह कराते हैं, और बस हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल ही वही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम पता क्या कर देते हैं, जब वो पूजा कराते हैं ना, तो उसी टाइम पे बोनस डिक्लेयर कर देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो कुछ नहीं है, बस उसी को एक नाम दिया है पूजा बोनस, कौन सा बोनस, पूजा बोनस। लेकिन एमएनसीज में शायद ऐसा ना चलता हो, एमएनसीज में वो फेस्टिवल के टाइम पे देते हैं, जैसे अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो दिवाली के टाइम पे एम्प्लॉइज को बोनस अनाउंस हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपने कभी न्यूज में देखा हो तो, एक डायमंड की सप्लायर है सूरत के अंदर, ठीक है ना, वो अपने एम्प्लॉइज को दिवाली के ऊपर, दिवाली के उपलक्ष्य में ऐसा बोनस के तौर पे एक एक कार प्लस एक एक फ्लैट अपने एम्प्लॉइज को देते, सर्च करना जाके, ठीक है ना, तो एक एक कार और एक एक फ्लैट ऐसा बोनस के तौर पे देते। बताओ ये चीज मोटिवेट करेगी ना। अच्छा, हाँ मतलब ऐसा कभी अलग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब ऐसा नहीं छोटे चिंदी बिंदी चीज नहीं देते, क्योंकि भाई वो डायमंड के सप्लायर है और पूरे वर्ल्ड में पूरा डंका बजता है, उनका डोमिनेंसी है, ठीक है ना। आई थिंक उनका मेरे को नाम भी याद आ रहा है, साहूजी भाई ढोलकिया कुछ ऐसा करके उनका नाम है, ठीक है ना, तो थोड़ा देखना। एम्प्लॉइज आर गिवन पूजा बोनस, एम्प्लॉइज को क्या दिया जाता है, पूजा बोनस दिया जाता है, इंडियन कल्चर है। दिवाली बोनस, ये सीजन ही वही चल रहा है। एंड सुनो ना, सुनो सुनो, एंड एनी अदर इंटरिम बोनस, या कोई भी कोई इंटरिम बोनस दिया जाता है। इंटरिम का मतलब समझते हो आप, इंटरिम का मतलब बीच में, बीच में कभी भी अनाउंस, मतलब रैंडमली कभी भी अनाउंस कर देंगे हम, ठीक है ना। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, तो वहां पे कुछ ऐसा पढ़ोगे इंटरिम डिविडेंड वगैरह करके, हालांकि अभी इंटरिम डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब तो डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली प्रपोज होता है, अनाउंस होता है, और विद इन 30 डेज क्या हो जाता है, मतलब डिक्लेयर होकर के पे कर दिया जाता है। लेकिन पहले जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ चुके क्या, नहीं पढ़ा ना अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वहां पे पढ़ोगे, खैर कोई बात नहीं। इंटरिम बोनस, अच्छा सुनो ना बच्चों, कभी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरिम बोनस क्या करता है, डिक्लेयर करता है ना, तो ऐसा नहीं कि इंटरिम भी मिल गया फिर दिवाली पे भी मिलेगा या कोई पूजा बोनस भी मिलेगा। अगर कभी भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कोई भी इंटरिम बोनस, ऐसे खुश मतलब कंपनी को प्रॉफिट अच्छे आए थे तो उन्होंने उस टाइम पे अनाउंस कर दिया इंटरिम बोनस। एक तो होता है इंटरिम बोनस, जैसे हमने पढ़ा था ना इंटरिम बजट पढ़ा था, है ना, वो भी तो यही कॉन्सेप्ट था। एक होता फाइनल बजट, ठीक है ना, जैसे इस बारी क्या आएगा, इंटरिम बजट आएगा, इलेक्शन है, ठीक है ना। ऐसे ही ये इंटरिम बोनस बीच में तो अनाउंस कर दिया। एक होता फाइनल बोनस, क्या होता है, अब मान लिया फाइनल बोनस जितने का भी अनाउंस हुआ होगा, उसमें से जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था ना इंटरिम, वो डिडक्ट करके फाइनल जब देगी कंपनी। ऐसा नहीं कि इंटरिम भी मिल जाएगा फाइनल भी मिलेगा, फाइनल भी मिलेगा, वैसा नहीं है।
फाइनल में से किसको डिडक्ट करके मिलता है, इंटरिम को डिडक्ट करके जो बाकी की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है वो आपको दे दी जाती है। ठीक है, ऐसा करके कुछ कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? बहुत अच्छा है यार, बहुत सही है। देखो क्या है ना कि प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। हमने सेकंड चैप्टर में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या? कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ा था, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जहां पे बात की गई थी, किस चीज की बात की गई थी, कि हमें इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अबाउट द प्रॉफिट, कि हमें तुम डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना, वो कहेंगे कि हमें अपना, एम्प्लॉय बोलेंगे हमें अपनी सैलरी बढ़ानी है, कंपनी बोलेगी हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, और हम प्रॉफिट कब बढ़ा पाएंगे, जब हम तुम्हें सैलरी कम देंगे। तो ऐसे लड़ो मत, बजाय इसके आप काम करो ओवरऑल प्रॉफिट को बढ़ाने में। इतने प्रॉफिट पे लड़ोगे तो आपस में लड़ते रहना, जो इंटरेस्ट है वो क्लैश करेंगे। काम इसी को बढ़ाने में करो ना, और वो जो बढ़े हुए प्रॉफिट का हिस्सा है वो कुछ मैनेजमेंट रख ले, कुछ एम्प्लॉइज को दे दो, तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी। एम्प्लॉइज खुद पे खुद क्या करेंगे, काम करेंगे, प्रॉफिट बढ़। भाई सुनो, आज मैनेजमेंट के हिस्से में लेट सपोज मैनेजमेंट के हिस्से में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। कितने का आ रहा है? 100 करोड़ रुपए का आ रहा है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने और एम्प्लॉइज ने, दोनों पार्टीज ने मिलकर के इस 100 करोड़ के प्रॉफिट को 150 करोड़ पे लेके आ गए, कितने पे लेके आ गए? 150 करोड़ पे लेके आ गए। अच्छा, मैनेजमेंट को तो हमेशा से कितना मिल रहा था? 100 मिल रहा था। अब इन्होंने बढ़े हुए प्रॉफिट में से 50 करोड़ में से 25 तो किसके साथ शेयर कर लिए? एम्प्लॉइज के साथ, और 25 अपने पास रख लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैनेजमेंट को कोई नुकसान हुआ है क्या? मैनेजमेंट को तो हमेशा से कितना आ रहा था? 100 करोड़। अभी कितना आ रहा है? तो तुम्हें जाता क्या है? अगर तुम्हारे को 25 करोड़ का एक्स्ट्रा मिल रहा है और 25 करोड़ तुम्हें अपने एम्प्लॉइज के साथ भी शेयर करने मिल गया, तो इसमें घाटे का तो सौदा है नहीं, ये तो फायदे का सौदा है। वो भी खुश और तुम भी खुश, तो कर दो ना शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग। ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव है। एम्प्लॉइज जब क्या करोगे, तुम उनके साथ प्रॉफिट शेयर करोगे ना, तो वो तुम्हारे प्रॉफिट को ही बढ़ाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, बिकॉज उन्हें भी पता है कि ये बढ़े हुए प्रॉफिट की जो शेयरिंग होती है वो हमारे साथ होती है, तो हम इसी को बढ़ाए ना। ठीक है ना। इससे बहुत सारी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज भी क्या हो जाएगी, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में खत्म हो जाएगी। कैसे? जो छोटी छोटी चोरी वगैरह होती है, पिलफरेज वगैरह होती है, ठीक है ना, या थेफ्ट वगैरह होते हैं, या कोई नुकसान हो रहा है आपको, है ना, जो एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं, वो सब कम हो जाएंगे। बिकॉज ये जैसे कम होंगे, ये प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉइज को पता है ना कि वो उनके साथ शेयर होगा, तो वो जो इधर उधर जो चोरी हो रही है ना, या एक बंदा कोई चोरी कर रहा है, दूसरा देख रहा है, पहले तो कोई बता नहीं रहा था, अब सब बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि अगर हम इसे चोरी करने से रोकेंगे तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, और वो प्रॉफिट किसके साथ शेयर होगा? मेरे साथ। तो इसका मतलब जितना भी अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है और दूसरा बंदा देख रहा है, तो वो चुप नहीं रहेगा, वो बताएगा। बिकॉज वो जो, अगर वो चोरी ना करे तो वो बढ़ के हिस्सा आएगा किसमें? वो बढ़ा हुआ इंपैक्ट किसमें आएगा? प्रॉफिट में। और वो किसके साथ शेयर होना है? मेरे साथ। तो मुझे तो फर्क पड़ेगा ना, मैं तो उसे चोरी करने से रोकूंगा। वो कह रहा है तेरे बाप का माल है, हाँ साले तेरे बाप का माल, मेरे बाप का माल है, ठीक है ना? तेरे भी बाप का माल है, मेरे भी बाप का माल है, क्योंकि मेरे साथ क्या होनी है? शेयरिंग होनी है, ठीक है ना, वैसा। तो प्रॉफिट शेयरिंग देखो, प्रॉफिट शेयरिंग मींस शेयरिंग प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी विद एम्प्लॉइज। ये बहुत बारी है, तुम्हें समझ में नहीं आया, देखो क्या लिखा है इसने। प्रॉफिट शेयरिंग मींस शेयरिंग प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है प्रॉफिट को शेयर करना, जो किसने कमाया है? कंपनी ने। किसके साथ शेयर करना? एम्प्लॉइज के साथ। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये एम्प्लॉय को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा उनकी परफॉर्मेंस को क्या करने में? इंप्रूव करने में। एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन प्रॉफिट। और वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे किसको बढ़ाने में? प्रॉफिट को बढ़ाने में। नेक्स्ट, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, परक्विजिट्स। देख लो, परक्विजिट्स क्या होती है? फैसिलिटीज होती है, प्यार से इनको क्या बोलते हैं? पर्क्स। क्या बोलते हैं? इन मैनी कंपनीज परक्विजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। पर्क्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोला जाता है। आर ऑफर्ड इन एडिशन टू बेसिक सैलरी एंड वेजेस। अरे जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, ये एडिशनल फैसिलिटीज मिल रही है आपको। सच बेनिफिट्स मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ये भी क्या करते हैं? सामने वाले एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पढ़ना, आयुष कुमार पढ़ो। पर्क लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल एड, एजुकेशन टू चिल्ड्रन, कैफ फैसिलिटी एक्सेट्रा। तुम्हें इनमें सारे एग्जांपल में कोई कॉमन चीज नजर आ रही है? पैसे दिए जा रहे हैं, फैसिलिटी दी जा रही है, फैसिलिटी दी जा रही है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, पैसे नहीं दे रहे, हमारी कंपनी का फ्लैट है, उधर रहे हैं,
ठीक है ना। मेडिकल एड, हमारा ही हॉस्पिटल है, पैसा नहीं देंगे, हमारा ही हॉस्पिटल, उधर ही जाके ट्रीटमेंट करा। नेक्स्ट है एजुकेशन टू चिल्ड्रन, तेरे बच्चे की स्कूलिंग हम करा रहे हैं, है ना, पैसा नहीं देंगे आने जाने का, कैब फैसिलिटी, अक्सर कैब ही भेज रहे हैं। पता है ये सबसे, वैसे तो मतलब एमएनसीज में तो होता ही है, लेकिन किस में तो एक टाइप से कंपलसरी, तो ऐसा मान के चलो कि ये स्टैंडर्ड है, जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें तो कंपलसरी है, जो भी स्टाफ होता है, मतलब जो भी पायलट वगैरह होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए कैब जाती है। कभी देख लेना, आप देखना शायद कुछ यूट्यूबर्स होंगे, मतलब जो ऐसा पायलट वगैरह भी है, क्रू मेंबर भी है, और वो ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं यूट्यूब पे, तो उनको देखना कि वो अभी ऐसे बोलते हैं कि अभी हमारी कैब आ गई है, अब हम जा रहे हैं, अब ये वो वगैरह करके इस तरीके से देखना। तो वहाँ पे उस इंडस्ट्री में ऐसा है कि कैब एक टाइप से स्टैंडर्ड ही है कि क्रू मेंबर। हाँ हाँ, वो अलग चीज है यार। सुनो, ये बोल रहा है कि पीएनजी वाली हमने वीडियो दिखाई थी आपको, और उसमें उन्होंने स्कूल्स खोले थे, वो स्कूल्स उन्होंने सोसाइटी के बच्चों के लिए खोले, तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा, किस में आएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज के बच्चों की एजुकेशन करा रहे हैं वो, समझ में आ रही है बात। तो वो चीज, ये वो यहाँ पे वो ऐसा वो अलग है, ये चीज अलग है, ये पार्ट वो एम्प्लॉय के लिए करा रही है ये चीज, और वो था सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी एट लार्ज, जो यहाँ पे रिमोट एरिया में, जहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, उनको अवेलेबल करा। कौन सा, ये एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए एजुकेशन करा रहे हैं, हाँ। मतलब सामने से देखोगे तो वो भी है, और दूसरे एंगल से इसको ऐसा देखोगे, बिकॉज एम्प्लॉयज के बच्चे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो दैट्स वाई ये हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ है कि सोशल ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अपेरेंटली अगर थोड़ा सा हल्का सा ये देखोगे कि क्योंकि वो भी तो खुश हो रहा है ना हमारा, कौन भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं, तो वो चीज है क्या करके, ठीक है भाई, उसे उसके बच्चे की एजुकेशन हो रही तो वो भी खुश है, तो वो चीज, ठीक है। और आगे शायद बच्चों अभी नहीं कर पाएंगे, हमारा टाइम हो गया इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। इनमें क्योंकि करा तो मैं भी देता, क्योंकि इनमें और ज्यादा समझाना है, जैसे को पार्टनरशिप है तो इसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, है ना। और आगे रिटायरमेंट बेनिफिट तो चलो आपको समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल इसको मतलब अभी वाइंड अप ऐसे कर रहा हूँ, ओवरऑल वाइंड अप कर रहा हूँ, दो हेडिंग पेंडिंग रहती है। रिटायरमेंट बेनिफिट तो समझ में आ जाएगा कि हमने चर्चा की हुई है, को पार्टनरशिप में थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, हालांकि बहुत सिंपल भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूँ आपको। 7 हेडिंग है बच्चों, 7 हेडिंग को वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पे एंड अलाउंसेस, एंड द सेकंड वन इज है ही नहीं है दिमाग में, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव है क्या, तीसरा क्या है, बोनस, नेक्स्ट है फिर फोर्थ क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है ना। अगेन फिर क्या है, परक्विजिट्स है, 5 हो गए। और 6 क्या है, को पार्टनरशिप लिखा है ना, इसे स्टॉक ऑप्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑप्शन। एंड लास्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट, क्या है, एमटी पे आ जाओ सीधा, इस पे लेके आना चाहता हूँ एमटी पे। रुको, माहौल के साथ, अरे ओ पीपी, काहे को बढ़ा रहा है बीपी, चल जल्दी से प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर। पीएसआर बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उधर पढ़ के आते होंगे आप, वापस से वन मोर टाइम। अरे ऐसे बोलो ना, तुम एम्प्लॉई हो, तुम कौन हो, एम्प्लॉई, तो मैनेजमेंट को बोल रहे हो तुम, अरे ओ पीपी, काहे को बढ़ा रहा है बीपी, चल जल्दी से प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर। सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और सुनो, अगर इसमें से सब कुछ साइड कर दो आप, तो वो भी एमटी बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन ये माहौल बना के मैंने ऐसे बनाया है इसको, ठीक है ना। अगर आप ऐसे भी बोलोगे पीपी बीपी पीएसआर, बोलो पीपी बीपी पीएसआर, तो भी बात बन जाएगी। और माहौल बना के एक बार बोल दो जल्दी से, थोड़ा फॉर्म में, अरे ओ पीपी, काहे को बढ़ा रहा है बीपी, चल जल्दी से प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है ना। पी फॉर, अगेन ए सुनो इधर देखो, पी फॉर पे एंड अलाउंसेस, अगेन पी फॉर प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, पीपी बीपी, बी फॉर बोनस, फिर पी फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, पीपी बीपी पीएसआर, पीएसआर पी बोले तो परक्विजिट्स, एस फॉर स्टॉक ऑप्शन, एंड आर स्टैंड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है ना। कल इसको एक बार, मतलब कल जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तब देखेंगे, और फिर नॉन फाइनेंशियल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।